हेलो डॉक्टर्स, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोलोन कैंसर। ये बेसिक जो है जैसे एल्डरली में होता है और कोलोन में भी रेक्टम में ज़्यादा, सिग्मॉइड कोलोन में कम, ये सब आप याद करना, बाकी मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले कोलोन कैंसर का रिस्क फैक्टर जेनेटिक तो होगा ही, मतलब जब कैंसर है तो जेनेटिक रिस्क फैक्टर होगा ही। जेनेटिक है, इन्वायरमेंटल है एंड इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। तो ठीक है, सबसे पहले जेनेटिक में क्या है, HNPCC एंड लिंच सिंड्रोम, दोनों सेम ही नाम है। HN कोलोरेक्टल कैंसर, HNPCC। तो लिंच सिंड्रोम, लिंच मतलब क्या होता है आपको पता होगा, जैसे मॉब लिंचिंग, मतलब ग्रुप में किसी को पीट देना, इस टाइप से। तो यहाँ पे लिंच वर्ड का यूज करके हम इसको याद रखने वाले हैं। अब हम लिंच करेंगे तो DNA रिपेयर नहीं कर पाएगा, लिंच करने पे DNA रिपेयर नहीं कर पाएगा, ठीक है। ऐसे समझना है, लिंच करेंगे, किसी आदमी का लिंच करेंगे तो उसका DNA रिपेयर नहीं कर पाएगा। और लिंच करते रहेंगे तो DNA जो माइक्रो सैटेलाइट होता है वो अनस्टेबल हो जाएगा, माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी। तो सबसे पहले हम लिंच किए तो क्या होगा, लिंच करने पे DNA रिपेयर, जीन में डिफेक्ट हो गया तो DNA रिपेयर नहीं कर पाया। उसके बाद माइक्रो और ज़्यादा लिंच किए, ऐसे कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन माइक्रो सैटेलाइट इनस्टेबिलिटी, जिसके कारण कैंसर हो गया, ठीक है। अब जिसका लिंच किए हैं तो वो स्ट्रगल करेगा, लिंच किए हैं तो वो स्ट्रगल करेगा, और स्ट्रगल करते करते वो क्या बन जाएगा, CEO, ठीक है। तो लिंच सिंड्रोम में 3 कैंसर आते हैं, एक कोलोन कैंसर, एक एंडोमेट्रियल कैंसर, ओवेरियन कैंसर। ये आप आगे पढ़ेंगे, एंडोमेट्रियल एंड ओवेरियन कैंसर। यहाँ पे सिर्फ कोलोन कैंसर का बात है। तो लिंच सिंड्रोम में 3 आ गया। लिंच करने पे, किसी इंसान का लिंच करने पे वो स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करके क्या बन गया, CEO। तो और लिंच का उसका बहुत वक्त तक हुआ, लेकिन 50 साल से अंदर में ही हुआ। एल्डरली में हम लोग ऊपर पहले ही बता ही चुके हैं जनरल में कि एल्डरली में होता है, और 50 साल से कम में ही हो गया, लेकिन इतना ज़्यादा एल्डर नहीं, 50 से कम। और दूसरा आता है एक HNPCC एंड लिंच सिंड्रोम। तो लिंच को आप याद रखना है, और लिंच करने से DNA रिपेयर डिफेक्ट होगा, DNA रिपेयर नहीं होगा, माइक्रो सैटेलाइट इनस्टेबल हो जाएगा। लगातार अगर लिंच करते रहेंगे तो आपको बस ये लाइन मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये याद रहे, माइक्रो सैटेलाइट इनस्टेबल, लिंच करते रहेंगे तब क्या होगा, लिंच किए DNA रिपेयर, जीन में डिफेक्ट, और लिंच करते रहेंगे तो क्या होगा। और लिंच से स्ट्रगल करते करते वो CEO बन गया, कोलोन, एंडोमेट्रियल एंड ओवेरियन कैंसर। और फैमिलियल एडेनोमेटस पॉलीपोसिस, FAP इसको शॉर्ट में बोलेंगे। तो FAP में क्या होता है ना, APC जीन क्रोमोसोम 5Q पे होता है प्रेजेंट, जो कि एडिनोमा को रोकता है, एडिनोमा का नहीं होने देता। और इसमें म्यूटेशन हो गया तो एडिनोमेटस पॉलिप्स बन जाएगा, इसलिए एडिनोमेटस पॉलीपोसिस इसका नाम है, FAP, ठीक है। तो जिसके कारण कोलोन कैंसर होता है, FAP में क्या होता है, कोलोन कैंसर किसके कारण, APC जीन के कारण। अब इसका सब टाइप है क्लासिकल को आपको याद रखना है, बस इसमें एडिनोमाज होंगे और मोर देन 100 एडिनोमाज होंगे, ठीक है। और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम हाइपर, रेटिना का एपिथेलियम हाइपरट्रॉफी हो जाएगा, ठीक है। ये बस आप याद रखो, मेरे को कोई आइडिया नहीं कैसे याद रखना है, बस मेरे को याद है। अब टर्कॉट सिंड्रोम, टर्कॉट में क्या है, क्लासिकल FAP एंड CNS ट्यूमर। तो टर्कॉट टर्न तुनक मिजाज बोले तो जो मतलब तुरंत गुस्सा आ जाता है, भड़क जाता है, तुनक मिजाज इन द सेंस यहाँ पे CNS ट्यूमर, ठीक है। तो क्या होगा, टर्कॉट सिंड्रोम, टर्कॉट टर्न तुनक मिजाज। तो इसमें क्या है, क्लासिकल FAP एंड CNS ट्यूमर, ठीक है। अब देखो, ये सब टाइप, पहला क्लासिकल, फिर दूसरा टर्कॉट सिंड्रोम, फिर है गार्डनर सिंड्रोम। तो इसी तरह चल रहा है। और इसमें क्या हो गया, गार्डनर में FAP तो आ ही गया, मतलब म्यूटेशन ऑफ APC जीन, क्रोमोसोम 5Q वाला। तो FAP, तो इसमें फैप का मतलब मास्टर, आपने फैप मतलब फैप इंग्लिश टर्म है जिसका मतलब होता है मास्टरबेशन, ठीक है। तो आपको फ्यूचर में कभी याद रखना है तो ऐसे याद रखना है आपको कि
गार्डन में हिलाओगे, मतलब गार्डन में अगर मैस्टरबेट करोगे तो आपको गार्डन में लेट के तो करोगे नहीं, गार्डन में आपको स्टैंडिंग पोजीशन में करना होगा, ठीक है। तो अगर आप गार्डन में हिलाओगे, गार्डन में तो हिलाना मतलब FAP हो गया, फैप हो गया, फैप मैस्टरबेशन। उसके बाद गार्डन में हिलाओगे तो स्टैंडिंग पोजीशन में, तो खड़े खड़े आपका पैर दर्द होगा, ठीक है। बोन में पेन होगा, बोन में पेन होगा, मतलब ऐसा नहीं है मसल पेन नहीं याद रखना, बोन में पेन। वैसे बोन में पेन यहाँ पे ऑस्टियोमा को डिनोट कर रहे हैं हम, लेकिन ऑस्टियोमा पेन नहीं होता है, ऑस्टियोमा भी एक टाइप का ट्यूमर ही है, मतलब बोन के ऊपर बोन ग्रो करता है उसको ऑस्टियोमा बोलते हैं। बाकी डिटेल में आप बोन चैप्टर में पढ़ो तो ऑस्टियोमा होगा। गार्डनर सिंड्रोम में गार्डन में क्या कर रहे हैं आप, गार्डन में हिला रहे हैं, गार्डन में मैस्टरबेट कर रहे हैं, तो आपको खड़े खड़े आपको स्टैंडिंग पोजीशन में हिलाना होगा। और आपको हिलाने के लिए आप हिलाओगे, ज़्यादा देर तक हिलाओगे तो मतलब खड़े खड़े पोजीशन में, तो ऑस्टियोमा होगा, ऑस्टियोमा। एंड आप खड़े खड़े गार्डन में मैस्टरबेट कर रहे हो तो आपके पैरों में आपके पैरों के स्किन पे सिस्ट हो जाएगा, एपिडर्मल सिस्ट, ठीक है, एपिडर्मल सिस्ट हो जाएगा। तो गार्डनर फाइब्रोमेटोसिस को आप साइड से याद रखो, मेरे को आइडिया नहीं इसको कैसे जोड़ूँ मैं। तो एपिडर्मल सिस्ट होगा। गार्डनर सिंड्रोम में क्या हुआ, सबसे पहले तो आप गार्डन में हिला रहे हो, जिसके कारण आपको स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा रहना है। स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा रहने के कारण बोन में पेन हुआ, बोन में पेन को आपको याद रखना है कि ऑस्टियोमा हो रहा है, ऑस्टियोमा। ऑस्टियोमा क्या है आपको पता है। और फिर आप खड़े खड़े हैं तो आपके पैरों की स्किन में एपिडर्मल सिस्ट हो रहा है। अब देखिए वो ये हो गया जेनेटिक रिस्क फैक्टर, फिर इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर और IBD रिस्क फैक्टर, क्रोन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो IB इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर में सबसे पहले जो रिस्क कम करता है डाइट्री फाइबर, डाइट्री फाइबर, अगर डाइट में आपके फाइबर है तो ये कोलोन कैंसर को कम करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपको याद रखना है कि कोलोन रेक्टम में क्या होता है, रेक्टम में फीकल मैटर होता है, फीकल मटेरियल होता है। तो वो उसको आप एक ट्यूमर की तरह इमेजिन करो फीकल मटेरियल को। तो फाइबर क्या करेगा, फाइबर उसको बांध के रखेगा, उसको फैलने नहीं देगा, तो वो रिस्क कम कर रहा है फाइबर, ठीक है, डाइट्री फाइबर। एंड लिपिड क्या करेगा, उसमें डिजॉल्व हो जाएगा तो वो और ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा होगा तो फैलेगा। इसलिए लिपिड क्या करता है, लिपिड इंक्रीज करता है रिस्क को, एंड डाइट्री फाइबर डिक्रीज करता है रिस्क को। और बाकी आप दोनों याद रखना, इस तरह से एक रिस्क फैक्टर याद हो गया। और पेल्विक इरेडिएशन, पेल्विक मतलब पेल्विस वाले पार्ट में इरेडिएशन नहीं होना चाहिए। अब क्लिनिकल फीचर, क्लिनिकल फीचर बेसिक सा ट्यूमर हुआ कोलोन में, रेक्टम में, तो वहाँ पे क्या होगा, अल्सरेशन टाइप का अल्सरेशन होगा, और इसमें साइन सिम्टम ऑफ एनीमिया का आएगा। मतलब अल्सरेशन में, यहाँ के अल्सरेशन में अगर कोलोन में अल्सरेशन हो रहा है तो साइन एंड सिम्टम ऑफ एनीमिया का आएगा, ठीक है। फैटिक डिजीनेस, लेकिन मतलब RBC नॉट हार्म, कि एनीमिया में क्या होता है ना, RBC का ही स्ट्रक्चर बिगड़ता है ना, जो भी हार्म होता है एनीमिया में ब्लड के RBC को प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ RBC को दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन फैटिक डिजीनेस और भी मतलब बेसिक जो प्रॉब्लम होते हैं एनीमिया में वो होंगे। और सरकमफ्रेंशियल नैपकिन रिंग अपीयरेंस, ये मेरे को नहीं पता, बस आप जब वो वहाँ पे कोलोन पे हुआ तो बॉवेल हैबिट में दिक्कत होगा, नॉर्मल बॉवेल नहीं होगा, अल्टरेशन ऑफ बॉवेल हैबिट्स, और ब्लीडिंग होगा, ट्यूमर है कोलोन में तो ब्लीडिंग होगा। अब ब्लीडिंग होगा तो डायरिया होगा, डायरिया इस यहाँ के स्पिरिशियस डायरिया होता है। स्पिरिशियस डायरिया भी एल्डरली में ही होता है, एल्डरली का है तो एल्डरली में ही होगा। ये थोड़ा अलग टाइप का डायरिया है, इसमें धीरे धीरे फीकल मटेरियल निकलता है, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिपेशन हुआ रहता है, और डायरिया भी कॉन्स्टिपेशन मतलब हार्ड फीकल मटेरियल बाहर की तरफ रहता है, और थोड़ा थोड़ा अंदर में जो लिक्विड मटेरियल रहता है वो धीरे धीरे निकलता है। और एक टेनेस्मस वाली फीलिंग यहीं पे आती है, ठीक है ना। टेनेस्मस क्या होता है ना कि आप बाथरूम गए और आपको लगा कि आपने कर लिया, लेकिन आपको फिर भी फीलिंग आएगी कि नहीं थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा कुछ अभी मेरे को करना है, इस टाइप से, ठीक है। तो क्या क्या हो गया इसमें, अल्सरेटिव, जिसमें साइन एंड सिम्टम ऑफ एनीमिया, साइन एंड सिम्टम ऑफ एनीमिया, लेकिन RBC को कुछ नहीं होता उसमें, और स्पिरिशियस डायरिया एंड टेनेस्मस, ब्लीडिंग, ये आप जोड़ सकते हैं, ब्लीडिंग के कारण टेनेस्मस एस्पिरेशन। और डायग्नोसिस करना, डायग्नोसिस में आप देख लो ग्वाइक टेस्ट होता है, एक बायोप्सी होगा ही, कोलोनोस्कोपी होगा ही, और ये याद रखना है ट्यूमर मार्कर में कार्सिनो एम्ब्रायोनिक एंटीजन पाया जाता है। अगर मतलब अगर ये ठीक होने के बाद अगर दोबारा हुआ रिकरेंस के लिए,
ये चेक किया जाता है, सीरम कार्सिनो एम्ब्रायोनिक एंटीजन एंड एप्पल कोर अपीयरेंस पाया जाता है, ठीक है। मेटास्टेसिस में ओवरीज में चला जाता है, तो क्रकेनबर्ग ट्यूमर सिग्न क्रकेनबर्ग, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। लीवर लिम्फ नोड, ये याद रखना। बात आती है ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट कैंसर है, सर्जरी करके हटा देंगे, अगर एंटी कैंसर ड्रग देंगे। 2 रेजिम होता है, पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है किसको कैसे देना है। तो एक होता है फॉलफॉक्स रेजिम, एक फॉल फ्री रेजाइम, ठीक है। तो फॉल फॉर फॉलिनिक एसिड, फॉलिनिक एसिड दोनों में, ये रेजाइम में बस एक ड्रग चेंज होता है, ऑक्सैलिप्लेटिन एंड आयरेनोटेकन, ठीक है। फॉलिनिक एसिड एंड 5-फ्लोरोयूरासिल, ये भी एक ड्रग है जो कि कैंसर को ट्रीट करने में दिया जाता है। फॉलिनिक एसिड, 5-फ्लोरोयूरासिल एंड फॉक्स एंड फ्री से याद रखेंगे। फ्री है लेकिन आप फ्री लिखो। तो फॉक्स को प्लेट पे परोसेंगे, कुछ भी खाना देंगे फॉक्स को। फॉक्स के फॉक्स में जो फॉक्स है उसको आप अगर कुछ भी दे रहे हो तो आप प्लेट में दो। तो ऑक्सैलिप्लेटिन, ये बस याद करने का तरीका है। ऑक्सैलिप्लेटिन को प्लेट में दे रहा है, ऑक्सैलिप्लेटिन, प्लेट से ऑक्सैलिप्लेटिन। और फॉल फ्री में आयरन को टोकन देंगे, आयरेनोटेकैन। स्पेलिंग याद रखना, आयरन को टोकन से आपको आयरन टेकैन याद हो जाएगा, आयरोनोटेकैन। थैंक यू गाइस।